नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम आधुनिक हत्या की जांच यानी मॉडर्न होमिसाइड इन्वेस्टिगेशंस में आए एक बहुत ही बड़े पैराडाइम शिफ्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक दौर था जब जांचकर्ता खून के धब्बे, उंगलियों के निशान या किसी फिजिकल सबूत की तलाश में रहते थे। लेकिन आज के इस तेज डिजिटल युग में सबसे बड़ा गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा अपना डेटा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर क्लिक, हर मैसेज और हर लोकेशन पिंग एक ऐसी कहानी बुनती है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। डेविड को लगता है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। सोचिए कि कोई इस धमकी को चुपके से रिकॉर्ड कर रहा हो। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज 20 साल की प्रिया शर्मा की है। बाहर से देखने पर उसकी और 50 साल के डेविड थॉमसन की शादी किसी फेरी टेल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रिया एक परफेक्ट क्राइम की साजिश रच रही थी। एक ऐसी साजिश जिसे उसने बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की थी। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या आज के इस दौर में जहां डेटा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वहां कोई परफेक्ट क्राइम करना वाकई मुमकिन है? आज के वक्त में हर इंसान अपने पीछे एक लंबा चौड़ा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। ये फुटप्रिंट अब एक अदृश्य गवाह यानी इनविजिबल विटनेस बन चुका है। एक ऐसा गवाह जिसे डराकर चुप नहीं कराया जा सकता और ना ही आसानी से मिटाया जा सकता है। तो आइए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एनालॉग बनाम डिजिटल। देखते हैं कि वक्त के साथ इन जांच के तरीकों में आखिर कितना अंतर आ गया है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1984 भारत के केरला राज्य में सुकुमारा कुरूप नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी साजिश रची जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। हुआ ये कि उसने 8 लाख रुपए के इंश्योरेंस पे आउट के लिए खुद की मौत का झूठा नाटक रचा। इसके लिए उसने चक्को नाम के एक मासूम व्यक्ति का कत्ल किया जिसका चेहरा उससे थोड़ा मिलता जुलता था, और उसकी लाश को एक एम्बेसडर कार में जला दिया। सुकुमारा कुरूप का केस सच में एक परफेक्ट एनालॉग क्राइम का उदाहरण है। उसने फिजिकल एविडेंस को पूरी तरह जला दिया और 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक कानून की गिरफ्त से आसानी से बचा रहा। लेकिन जरा इसकी तुलना 2025 के प्रिया शर्मा केस से कीजिए। प्रिया ने डेविड की मौत को एक हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की, उसके कंप्यूटर पर एक फेक सुसाइड नोट टाइप किया और सभी फाइल्स डिलीट कर दी। पर पता है क्या हुआ? डिजिटल फोरेंसिक्स ने डिलीट की हुई फाइल्स, यूनिवर्सिटी लैब के सर्च रिकॉर्ड्स और यहां तक कि उसकी प्रैक्टिस की हुई फेक 911 कॉल्स का मेटाडेटा तक ढूंढ निकाला। एनालॉग दौर में जहां कुरूप बच निकला, वहीं डिजिटल दौर में प्रिया अपने ही मेटाडेटा के जाल में बुरी तरह फंस गई। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ अ डिजिटल मर्डर। आखिर ये डिजिटल साजिशें रची कैसे जाती हैं? मई 2025 में मेघालय में हुआ एक हनीमून मर्डर केस इसका बहुत सटीक उदाहरण है। टाइमलाइन देखिए। 11 मई को सोनम और राजा की शादी होती है। मई 23 को दोनों ट्रैकिंग के दौरान अचानक गायब हो जाते हैं। 2 जून को राजा की लाश मिलती है और 8 जून को सोनम सरेंडर करती है। इस पूरी मिस्ट्री के पीछे का सच क्या था? व्हाट्सएप। सोनम ने दरअसल अपनी प्रेमी के साथ मिलकर 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। उन्होंने पूरी साजिश व्हाट्सएप पर रची, लाइव लोकेशंस शेयर की, डिटेल्स भेजी। एक रोमांस की शुरुआत पूरी तरह से एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में बदल गई थी। वापस लौटते हैं प्रिया शर्मा के केस की तरफ। आखिर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? जवाब है $3.2 मिलियन। ये उस लग्जरियस पेंट हाउस और एसेट्स की कीमत थी जो प्रिया किसी भी हाल में हासिल करना चाहती थी। उसने शातिर दिमाग लगाकर जहर दिया और डिजिटल डिवाइसेस से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। पर जैसा कि हमने देखा, डिजिटल दुनिया में आप फाइल तो डिलीट कर सकते हैं, पर अपने किए गए एक्शंस का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिटा सकते। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा व्हाट्सएप, एक खामोश गवाह के रूप में। हम सबको लगता है ना कि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, जिसका मतलब हमारी चैट्स पूरी तरह सेफ हैं। पर सच्चाई थोड़ी अलग है। मेटा लगातार यूजर्स का मेटा डेटा जमा करता है, यानी आप किससे, कब और कहां से बात कर रहे हैं। इसके अलावा लिंक्ड डिवाइसेस और क्लाउड बैकअप्स इस एन्क्रिप्शन को आसानी से बाईपास कर देते हैं। और अगर पेगासस जैसा स्पाईवेयर डिवाइस में आ गया, तब तो एन्क्रिप्शन किसी काम का रहता ही नहीं। तो एसेंशियली क्रिमिनल्स के लिए ये मेटा डेटा और क्लाउड बैकअप्स उनके रास्ते के डिजिटल ट्रिपवायर्स बन जाते हैं।
और कभी कभी तो लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि अपने अपराध का खुद ही ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। दिसंबर 2023 में चेन्नई के एक होटल में बेहद खौफनाक घटना हुई। एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और फिर उसकी लाश की फोटो अपने ही व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। दोस्तों ने स्टेटस देखा और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। भले ही उसने बाद में मैसेजेस डिलीट करने की कोशिश की हो, लेकिन उसने खुद ही अपना एक इंस्टेंट डिजिटल क्राइम सीन क्रिएट कर दिया था। पर यहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है वक्त। अगर कोई व्हाट्सएप अकाउंट 120 दिन यानी लगभग 4 महीने तक इनएक्टिव रहता है, तो प्लेटफॉर्म उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। इसका मतलब है कि एक बहुत अहम डिजिटल गवाह हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये कानून लागू करने वाली एजेंसीज के लिए समय के खिलाफ एक बहुत ही क्रिटिकल रेस होती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्रैकिंग द आईक्लाउड वॉल्ट। आइए समझते हैं डिजिटल डेटा एक्सट्रैक्ट करने का यह साइंटिफिक तरीका। डिजिटल फोरेंसिक्स में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट होता है। इन्वेस्टिगेटर्स एक इंटरमीडिएट डिवाइस यानी किसी तीसरे फोन का इस्तेमाल बिल्कुल एक डिजिटल लॉकपिक की तरह करते हैं। डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस, इंटरमीडिएट डिवाइस का लोकल बैकअप और फुल फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन, ये अलग-अलग एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। इस तरह बिना असली फोन को छुए एक्सपर्ट्स क्लाउड से डेटा बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बेहद साइंटिफिक होती है। इसमें सबसे पहले एक नए डिवाइस को पूरी तरह फैक्ट्री स्टेट में प्रिपेयर किया जाता है। फिर उस इंटरमीडिएट डिवाइस पर सस्पेक्ट का आईक्लाउड बैकअप चुपके से रिस्टोर किया जाता है। उसके बाद उस नए डिवाइस का एक लोकल बैकअप बनता है और अंत में बाइनरी इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी आला तकनीकों का इस्तेमाल करके उसमें से डेटा निकाल लिया जाता है। और सबसे खास बात, सस्पेक्ट को इसकी भनक तक नहीं लगती। लेकिन DFRSWS की एक रिसर्च में एक बहुत ही आश्चर्यजनक खुलासा हुआ। हमें लगता है ना कि क्लाउड बैकअप में हमारा सारा डेटा सेफली स्टोर होता है, पर एक्चुअली क्लाउड बैकअप्स लोकल बैकअप्स के मुकाबले साइज में छोटे होते हैं। जब आप क्लाउड बैकअप रिस्टोर करते हैं तो हेल्थ डेटा और ब्राउजिंग डेटा जैसी सेंसिटिव जानकारियां एक्सट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अलग तरीके से सिंक्रोनाइज होती हैं। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा लेसन है कि क्लाउड बैकअप कभी भी लोकल बैकअप का पूरी तरह बराबरी नहीं कर सकता। अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी भाग पर, अदालत में इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की अहमियत। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है, कानून की नज़र में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बीच एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्राइमरी एविडेंस मतलब वो असली फ़ोन या लैपटॉप जहाँ डेटा पहली बार क्रिएट हुआ था, और सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है उसकी कॉपीज़, जैसे कि प्रिंटआउट्स, सीडीज़ या क्लोन्ड ड्राइव्स। कोर्ट में ये डिफरेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कितनी आसानी से बदला या मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए भारतीय कानून, खासकर सेक्शन 65B या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 63(4) में एक सख्त नियम है। अगर कोर्ट में क्लोन्ड सीसीटीवी फुटेज या लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स को सबूत के तौर पर पेश करना है, तो उसके साथ एक ऑथराइज्ड एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट इस बात की लीगल गारंटी देता है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो समझ लीजिए सबूत तुरंत खारिज हो जाएगा। इस पूरी लीगल डिबेट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई के एक लैंडमार्क फैसले में पूरी तरह क्लियर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कानूनी तौर पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल बराबर हैं। इस एक फैसले ने सच में डिजिटल फोरेंसिक्स को कानूनी मान्यता दिला दी और हमारी जस्टिस सिस्टम को आधुनिक युग के हिसाब से अपडेट कर दिया। तो आज की इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे सुकुमारा कुरूप जैसे एनालॉग क्राइम्स इतिहास के पन्नों में सिमट रहे हैं, क्या भविष्य का सबसे पक्का और कभी ना मिटने वाला गवाह बस वही डेटा रह जाएगा जो लोग अपने पीछे छोड़ जाते हैं? शायद हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सच कभी पूरी तरह नहीं छुपता, बस उस अदृश्य गवाह को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। सोचिए इस बारे में। हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।